हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। एक चैप्टर ऐसा जिसका अ, नाम डराने के लिए अक्सर लिया जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। आज उस चैप्टर को विदाई देने का समय आ चुका है। तो आज इस चैप्टर की फेयरवेल करते हैं। होता है ना, जब आप कॉलेज छोड़ देते हो, स्कूल छोड़ते हो, तो फेयरवेल होती है ना। तो आज इस चैप्टर की फेयरवेल करते हैं, यानी कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं। उससे पहले एक टाइप का सवाल है वो करके, और फिर मिसलेनियस 5-7 क्वेश्चंस, और फिर इस चैप्टर को हम टाटा बाय बाय कर देते हैं। और कल का दिन जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस। ठीक है, SI CI दोनों के इंस्टॉलमेंट कल हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ते रहो, क्योंकि ये चैप्टर में हमने बहुत सारा टाइम लिया है। 9 क्लासेस बहुत होती हैं एक कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, और बहुत डिटेल में ख़त्म करने के लिए। नहीं तो अक्सर 3 क्लासेस में ये ख़त्म हो जाता है। 6 क्लास हमने फिर भी इसमें फालतू कराई, क्योंकि ये चैप्टर में अब दोबारा आपको टेंशन लेने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले आपकी जो छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी करेंगे आगे चल के, उनको भी एटलीस्ट आप ये कह सको कि आसान है ना। उनको भी कह सको आप। चलिए शुरू करते हैं बच्चे अपनी क्लास। और कल का एक आई थिंक ये होमवर्क है, जल्दी से इसका आंसर आप मुझे बताओ और फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं। धो दिया सर चक्रवर्ती ब्याज को। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। ओके, तो कह रहा है ब्याज की दर बताओ। ये तो बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। सवाल ने कहा कि 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हुआ है? 3 वर्ष में हुआ है 8 गुना। 3 वर्ष में 8 गुना। और मैंने आपसे बोला जितना गुना होता है वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो 3 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया? 3 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8। और 8 को तो हम 2 का क्यूब कह सकते हैं। तो बच्चे 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। और 2 को 1/2 कह लो। तो यहां से ब्याज कितना मिला है? 1 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 1/1 × 100। आप कहेंगे सर 100% ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ओके। चलो अब चलते हैं आज आगे, और एक लास्ट टाइप बचा हुआ है। इसके बाद फिर 2-4-5 सवाल मिसलेनियस एज अ फेयरवेल कर लेंगे इस चैप्टर की। चलो करते हैं स्टार्ट अपना अगला सवाल इस टाइप का। सवाल है, कृष्णा ने 25,000 की राशि 2 भागों में निवेशित की। उसे पहले भाग पर 11% वार्षिक ब्याज मिला, और दूसरे भाग 11% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% CI मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला। कह रहे यदि 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 5370 है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित की गई धनराशि बताएंगे जल्दी से क्या होगी। साधारण ब्याज पर निवेशित की गई धनराशि बताएंगे बच्चे जल्दी से मुझे। बताओ जल्दी से। भाई कह रहे 25,000 को 2 भागों में बांटना है। 25,000 को आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको ना आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। इसमें ना एलिगेशन मेथड लग जाएगा बच्चे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बस।
कि 25,000 को दो भागों में बांटा है, एक भाग को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी। जो पहला भाग है उस पर रेट 11% है, जो दूसरा भाग है उस पर रेट कितना है, उस पर रेट 10% है। डिफरेंस क्या है, ये सी आई है और ये क्या है, ये एस आई है। और समय यहां कितना है, यहां भी 2 साल है, और यहां समय कितना है, यहां भी 2 साल का समय है। और कह रहा 2 साल बाद उसे टोटल जो ब्याज मिला है ना वो 5370 है। 2 साल बाद, 2 साल बाद उसे टोटल जो ब्याज मिला है वो 5370 है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें भाई ये साधारण ब्याज है, 2 साल का कितना हो जाएगा, 22%। 22%, ये 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि कितना होगा, 21%। यहां से 22% मिला, यहां से 21% मिला। और सवाल कह रहा है कि 2 साल में उसे जो टोटल ब्याज मिला है ना, जो टोटल ब्याज मिला है वो 5370 रुपए है। 5370 रुपए है वो 2 साल में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि 22% ऑफ ए, बिना एलिगेशन के कराता हूं, 22% ऑफ ए प्लस प्लस 21% ऑफ बी बराबर किसके हो जाएगा, 5370 के। क्या बात सही है भाई, 2 साल का यहां से 22% मिलेगा, यहां से 21%। तो 22% ऑफ ए प्लस 21% ऑफ बी बराबर 5370, 2 साल का ब्याज है। और हमें एक बात और बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये 25,000 जो है बच्चे, ये ए प्लस बी की वैल्यू है। ए प्लस बी बराबर 25,000। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि, यानी कि हमको ए का मान चाहिए। अगर हमको ए का मान चाहिए तो फिर हमें बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बी को हटाना पड़ेगा। तो ऊपर 21% ऑफ बी है, नीचे भी आप क्या करो, दोनों तरफ 21% से गुणा कर दो, यहां भी 21% और यहां भी 21%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 21% ऑफ ए प्लस 21% ऑफ बी बराबर 25,000 का 21% निकाल दो। 25,000 का 21% निकाल दो, ये हो जाएगा 0, 21 पंजे 105, 21 दूनी 42 और 10 52। अब आप क्या करो बच्चे, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। तो 21% ऑफ बी, 21% ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा, 22% में से 21% बचेगा, 1% ए। 5370 में से आप 5250 माइनस कर दो, 5250 कितना जाएगा, ये जाएगा 50 7 5 12 120। ठीक है, तो भैया 1% का मतलब 1/100, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 120 गुणा 100, यानी कि 12,000। तो साधारण ब्याज पर धनराशि कितनी है, 12,000। ठीक है, आपसे बोला था उसने कि 11% एसआई है, 2 साल का 22% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का 21% हो जाएगा। तो 22% ऑफ ए प्लस 21% ऑफ बी बराबर टोटल ब्याज दे रखा है। हमने कहा जो ये 25,000 है, ये ए प्लस बी को ही तो कहते हैं 25,000। तो हमें फिर यहाँ साधारण ब्याज पर धनराशि पता करनी थी ए, तो हमें बी को हटाना है। तो मैंने 21% की गुणा हर तरफ कर दी, इधर भी इधर भी। 21% ऑफ ए, 21% ऑफ बी, और 25,000 का 21% 5250। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया तो 21% कैंसिल हो गया, 22 में से 21 गया 1%, और इसमें से ये जाएगा 120, 100%, यानी कि 12,000 हमारा आंसर है। ओके, चलो दूसरा मेथड आप खुद ट्राई करना, अब तो आपको बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं। चलिए ये सवाल बताओ जल्दी से। संजीव ठाकुर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं? भाई मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, कहाँ पढ़ाते हैं इंग्लिश ये? किस्त वाले सवाल नहीं कराए सर आपने? लेट आए हो बेटा, आप शुरू से नहीं जुड़े हो क्लास में। मैं कम से कम 10 बार कह चुका हूँ, किस्त वाले सवाल सैटरडे में होंगे, किस्त वाले सवाल SICI के बाद होंगे। यही तो पहचान होती है बीच बीच में जुड़ने वाले लोगों की। वो सवाल ऐसे करते हैं जिनके जवाब हम ऑलरेडी दिए हुए होते हैं पहले। कह रहे
एक व्यक्ति कुल 12,050 को दो भागों में बांटता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 10% और दूसरे 2 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर यानी कि वही 10% और चक्रवृद्धि है, उन दोनों भागों से मिलने वाली धनराशि बराबर है। बच्चे, मिलने वाली धनराशि, इस बात से आप क्या समझते हो? मिलने वाली धनराशि मतलब अमाउंट बराबर है। आप करो सवाल, आप कर सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास होती तो मैं कुछ कहता भी। क्या कर सकते हैं इसमें? भाई 12,050 को दो भागों में बांटा है, एक भाग ए है और एक भाग बी है। पहले भाग पर 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। रेट कितना है? 10%। समय कितना है? 2 साल। समय कितना है? 2 साल। और दूसरे भाग पर मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और वही रेट है जो पहले वाला है, कह रहा ना समान दर, वही रेट है। और समय कितना है बच्चे? 2 साल। समय कितना है? 2 साल। और कह रहा है इनसे मिलने वाली जो धनराशि है ना, जो अमाउंट है, वो बराबर है। अच्छा, आरडब्ल्यू में नए सर आए हैं, मुझे नहीं पता यार, लिटरली मुझे नहीं पता। मैं आरडब्ल्यू में पहुंचा नहीं हूँ 2 महीने से। नागपुर से ही क्लास चलती है मेरी, तो वहां जाके मुझे अपडेट मिलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उसके अलावा मुझे अपनी क्लास के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, है ना? तो होंगे, मुझे, मैं उनको उनसे पहले भी नहीं जानता, कोई नए हैं या कहीं और पढ़ाते थे ये भी मुझे नहीं पता है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे अ, मैं यूट्यूब पर देखता ही नहीं हूँ किसी को, मुझे टाइम ही नहीं है। मैं आपको लिटरली सच बताऊं, अभी जब आप जॉब लग जाओगे ना, आपको समझ में आएगी मेरी फीलिंग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टाइम ही नहीं मिलता है किसी और को देखने का कि क्या चल रहा है यूट्यूब पर, कौन मार्केट में नया चल रहा है, मार्केट में किस किस का झगड़ा चल रहा है, मार्केट में क्या। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब शेड्यूल आप जानते हैं मेरा, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। मुझे ऑफिस में जो भी खाली टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, उसमें मैं आपके कंटेंट के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता हूँ कि यार ये तरीका है, ओके, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है, ये तरीका है, इससे भी बेस्ट और क्या हो सकता है, और इसको कैसे समझाया जा सकता है जो बच्चों के दिमाग में डायरेक्ट चला जाए। उस खाली टाइम में यही खुराफाती मेरे दिमाग में चलती रहती है बस। देखो भाई, साधारण ब्याज है 2 साल का, कितना हो जाएगा? 20%। भाई 10 × 2। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट हो जाएगा सर 120%। और किसका? मूलधन का। यहां ब्याज कितना होगा? कंपाउंड है तो 10% के हिसाब से 2 साल का 21%। अमाउंट कितना होगा बच्चे? अमाउंट हो जाएगा 121%। 121% ऑफ बी। अब सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला कि उनसे मिलने वाली जो धनराशि है ना, उनसे मिलने वाली जो धनराशि है वो बराबर है। तो क्या मैं अमाउंट को बराबर कर सकता हूं? यस। यहां से ए और बी का आप रेशियो बना लो। कुटाई हो जाएगी बेटा। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? ए के सामने 121 है और बी के सामने कितना है? 120। ये जो रेशियो बना है ना ए और बी का, ये इनके प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का रेशियो बना है, जो ओरिजिनली में मान के चला था। जोड़ के आप 12,050 के बराबर कर दो, चार, ये आ जाएगा 241 यूनिट का मान कितना है? 12,050। एक यूनिट का मान कितना होगा? 12,050/241। भाई 2 × 5 = 10, पूरा 5 बार कट जाएगा, 50 बार जाएगा एक यूनिट का मान। तो आपसे क्या कह रहा है? चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई धनराशि बी का मान आपसे पूछा है। 120 × 50, 12 × 5 = 60, 6,000। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
करेंगे बच्चे इसे, और क्या है इसमें जरा देखते हैं। यूपीपी का एग्जाम क्या बोल रहे हो? एग्जाम है 29 से, स्टार्ट हो जाएंगी 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो? कह रहा 3364 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उन पर प्राप्त राशि समान हो। प्राप्त राशि समान हो, इसका मतलब क्या है? अमाउंट बराबर है। कह रहा है जबकि ब्याज की दर 5% है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो दोनों भागों के बीच डिफरेंस कितना है? 3 और 5 वर्ष के लिए उनको निवेशित किया जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट है। यस, अब यहाँ एसआई वाला सिस्टम है ही नहीं, दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखना यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना तगड़ा रोल प्ले करता है, कितना तगड़ा रोल प्ले करता है। मैंने कहा दो भागों में बांटा गया है, ए और बी, मान लिया। दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों सीआई पर है, दोनों का रेट 5% है, इसका भी और इसका भी। और कह रहा है कि दोनों पर मिलने वाली जो धनराशि है ना, उन पर प्राप्त राशि समान है, यानी कि दोनों का अमाउंट बराबर है। दोनों का जो अमाउंट है बच्चा, वो बराबर है। अब आप सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर मूलधन ए है, समय कितना है? समय और लिख लेते हैं, इसका 3 साल है और इसका 5 साल है। 5 साल, सर 5 साल में तो हालत खराब हो जाएगी, ना तो हमने टेबल में पढ़ा ना कहीं पढ़ा, है ना? तो क्या कर सकते हैं कि भाई मुझे एक बात बताओ, मूलधन अगर ए है, 5% अगर ब्याज की दर है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज, ओ सॉरी ब्याज कह रहा हूं, 1 साल का मिश्र धन कितना होगा? अगर 5% ब्याज है, तो 1 साल का अमाउंट मिश्र धन कितना होगा? आप कहेंगे सर 105% होगा, यानी कि 1 साल का मिश्र धन होगा 105%, यानी कि 105/100। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसका। 1 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी? 105/100। और भैया साल कितनी है? 3, तो जितनी साल है उतनी पावर लग जाएंगी। भाई ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 105/100, 1 साल का। 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 बार गुणा कर दो आप सर, ये हमें 3 साल का अमाउंट मिल गया, मिश्र धन मिल गया। ऐसे ही यहां प्रिंसिपल कितना है? बी, और यहां 1 साल का अमाउंट कितना होगा सर? 105/100, 1 साल का। तो भैया समय कितना है? 5 साल है, तो 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 5, पावर लगा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो मल्टीप्लाई में चलता है, और अमाउंट इनका बराबर है। सवाल ने ऐसा बोला है कि उनको मिलने वाली धन राशि बराबर है, मैंने बराबर कर दिया। अब बच्चे यहां 105/100 की पावर 3, यहां 105/100 की पावर 5, क्या ये 3 पावर से ये कट के 2 पावर बचेगा? क्या यहां इतना बचेगा? 105/100 की पावर 2, है ना भाई? 3 पावर से 3 पावर कट जाएंगी, 3 पावर से 3 पावर कट जाएंगी। तो क्या हमें ए, और इस बी को अगर मैं ए के नीचे ले आऊं, तो हमें क्या ये मिलेगा? 105/100, और इसका स्क्वायर, है ना? 3 पावर से इसकी 3 पावर कट गई, 3 पावर से इसकी 3 पावर कट गई। अब 105 को आप 5 से काट दो, 21 ले लो, इसको 20 ले लो, तो ये क्या मिलेगा? 21 का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर 400। आपको ए और बी का रेशियो मिल गया। आप इस पैसे को 441/400 के रेशियो में बांट दो, है ना? कुछ नहीं करना है। आप कहेंगे सर 1 4 841, भाई दोनों को जोड़ा, 841 का मान कितना है? 3364। 1 यूनिट का मान कितना है? 3364/841, है ना? तो ये कितनी बार कटेगा? यूनिट डिजिट चेक कर लो, पूरा 4 बार कटेगा, 1 चौके 4 है। आपसे क्या पूछा है?
जब ब्याज की दर 5% वर्ष हो तो जो वार्षिक रूप से संयोजित होते हैं दोनों भागों के बीच अंतर, डिफरेंस इन दोनों का बीच कितना है? डिफरेंस कितना है? 41 यूनिट का। एक का मान अगर 4 है तो 41 का मान कितना होगा? 4 एकम 4, 4 चौके 16। सर डिफरेंस हो जाएगा 164। कितना हो जाएगा डिफरेंस? डिफरेंस हो जाएगा 164 का। ठीक है, कुछ भी नहीं था, अमाउंट बराबर किया है मैंने। ये 3 साल का ब्याज लेता है, 3 साल का ब्याज, तो 3 साल का अमाउंट पावर 3 हो जाएगा। ये 5 साल तक ब्याज लेता है तो 5 साल का अमाउंट पावर 5 हो जाएगा। इसकी 3 पावर इसकी 3 पावर से कटेंगी, इसके पास 2 पावर बचेंगी, 3 से 3 पावर कट गई, तो 2 पावर का मतलब है 21/20 की पावर 2, यानी कि 441/400। दोनों को जोड़ा 841 यूनिट का मान इतना, 1 यूनिट का मान 4, तो कह रहा है दोनों के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 41 गुणा 4 यानी कि 164। वेरी गुड। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा, करेंगे बच्चे इस सवाल को? क्या है इसमें? नहीं, 241 अमाउंट नहीं है बच्चा, 241 आपका मूलधन है। ए और बी का जो रेशियो आपने निकाला ना, ये मूलधन का रेशियो है। आप यहां कंफ्यूज मत हो। जब ए को मैंने 120% के साथ रखा और बी को 121% के साथ रखा, उस टाइम पे ये पूरा अमाउंट था, पूरा। जहां देखो ये पूरा अमाउंट है, लेकिन यहां से अगर आप ए को निकालोगे वो मूलधन है। मैंने ए और बी का रेशियो निकाला, ये ए अमाउंट नहीं है, ए और बी आपका मूलधन है, जितने 12,050 को इन दो रेशियो में बांटा गया है। कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली पहले वर्ष के अंत में। नहीं, ये आपका हम कल करेंगे सवाल, इसको हटाओ, इसको नहीं करना है, ये कल करेंगे सवाल, कल यानी कि जब हम सीआई का इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे होंगे तब करेंगे। कह रहा है, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम पर एक बैंक में कुल 52,500 रुपए जमा किए, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए, इक्वल अमाउंट मिले। बराबर रकम मिले यानी कि 18 साल की जब वो होंगी तो इक्वल अमाउंट मिलेगा। एसआई में भी ये सवाल कराया था, सिंपल इंटरेस्ट में भी ये सवाल कराया था। कह रहा है, यदि बैंक सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी? मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है ना। तो यहां जोसेफ ने, उसकी दो बेटियां हैं, मैंने मान लिया दोनों बेटी का नाम है, एक का नाम ए, एक का नाम बी। या फिर ऐसा मानो कि एक बेटी के नाम पर ए रुपया जमा किया और दूसरी बेटी के नाम पर बी रुपया जमा किया। एक बेटी है उसकी उम्र 15 साल है और एक बेटी है उसकी उम्र कितनी है? 16 साल है। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, जो 15 साल की होगी वो छोटी बेटी होगी, जो 16 साल की होगी वो बड़ी बेटी होगी। यस। अब कह रहा है कि उसने इतना पैसा जमा किया है, ओके ये बात थोड़ा साइड में रखो। कह रहा है कि जब वो 18 साल की उम्र की हो जाएंगे ना तो उन्हें बराबर पैसा मिलेगा। भैया जब ये 18 साल की होगी, 18 वर्ष की जब ये होगी और जब ये 18 वर्ष की होगी, क्या आप मुझे ऐसा बता सकते हो कि जब ये वाली 18 वर्ष की होगी तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा? सर 3 साल का। जब ये वाली 18 वर्ष की होगी बच्चा तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा? इसे 2 साल का। भाई एक को मिलेगा 3 साल का, एक को मिलेगा 2 साल का ब्याज। ठीक है, कंपाउंड चल रहा है ब्याज, ब्याज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। एसआई का क्वेश्चन ही, एसआई में भी सेम क्वेश्चन था। तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में 10% है, इसका भी 10% और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है भाई। अब कह रहा है जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उन्हें मिलने वाला जो पैसा है ना बराबर है, रकम इक्वल है, यानी कि उनका अमाउंट इक्वल है। बच्चे आप जरा मुझे बताओ कि अगर मैं इसका मूलधन ए मैंने रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 1 साल का मिश्र धन कितना होगा? सर 110%।
भाई 1 साल का मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा 1 साल का, 110/100। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। तो समय कितना है 3 साल, क्योंकि उसको 3 साल का ब्याज मिला। ऐसे ही बी, बी को 10% पर 1 साल का मिश्र धन कितना है 110/100। इसको कितने साल का, 2 साल का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी 2 पावर से कटेंगी और यहां बचेगा कितना 110/100, 1 पावर बचेगी, 2 पावर से 2 पावर उड़ गई और बराबर हमने कर दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए को अगर मैं बी के नीचे ले जाऊं, ए को मैं उधर ले गया बी के नीचे, तो 0 से 0 कट गया, ये बचा 11/10। भाई ए को मैं, बी इंडिपेंडेंट था ना, बी तो अकेला था, तो ए को मैं उसके साथ ले गया, उसको अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। ए उधर चला गया B/A, तो यहां बचा है 11/10। और ये रेशियो आपके प्राइस का आ गया, जिस पैसे रेशियो में पैसा बटा है 52,500। इन दोनों को जोड़ोगे 11 और 10 21 यूनिट का मान कितना है 52,500। तो बच्चे 1 यूनिट का मान कितना आएगा 52,500/21। 21 दूनी 42, 21 पंजे 105। 1 यूनिट का मान आ गया 25। आपसे क्या बोला है, छोटी बेटी के नाम पर। छोटी बेटी कौन सी है, ए। 10 यूनिट का मान आपसे पूछा है, 10 यूनिट का मान कितना आएगा 2500 गुणा 10, यानी कि 25,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते। तो कर लोगे आप, है ना, कर लेंगे ना इस सवाल को तो। सर मेंसुरेशन करवा दीजिए, हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले, हो जाएगा यूपी के एग्जाम से पहले करवा दूंगा बच्चे, डोंट वरी। सवाल है, एक व्यक्ति अपने 2 पुत्र जिनकी आयु 12 वर्ष और 16 वर्ष है के खातों में 1,34,470 रुपए की धनराशि निवेश करता है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पुत्रों की 21 वर्ष की आयु में होने पर उन्हें समान मिश्र धन मिले। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ और आगे बढ़ो यार, आप तो प्रो लेवल के बन चुके हो इस चैप्टर में। आप तो प्रो लेवल के बन चुके हो। देखो 2 पुत्रों में बांटा है, पहले पुत्र का मूलधन ए, दूसरे का बी। ठीक है जी, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है, इसका भी 20% और इसका भी 20%। 20% कह रहा है, एक 12 वर्ष का है और एक कौन सा है, एक 16 वर्ष का है। उम्र, ये उम्र है, ये उम्र है, समय नहीं है, ये उम्र है। तो अगर ये 12 साल का है तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। यस, कह रहा है जब ये दोनों 21 साल के होंगे ना तो इनको मिश्रधन बराबर मिलेगा। तो जब ये 21 वर्ष का होगा, जब ये 21 वर्ष का होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसको कितने साल का ब्याज मिलेगा, 9 साल का। इसको कितने साल का ब्याज मिलेगा, 5 साल का। यस, कोई दिक्कत किसी को है, नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मूलधन अगर ए है, 1 साल का, 1 साल का मिश्रधन कितना है 120/100। समय कितना है इसका, इसका तो सर 9 साल है, 9 साल ले लिया। इसका मूलधन अगर बी है तो इसका 1 साल का ब्याज कितना, 1 साल का मिश्रधन कितना है 120%। समय कितना है 5 साल। दोनों का मिश्रधन बराबर है ऐसा हमने नहीं, सवाल ने बोला है। इसकी 5 पावर इसकी 5 पावर से कटेंगी तो बचेगा कितना 120/100। 5 पावर से 5 पावर कट गई, 4 पावर बची है। अब ये बी अकेला रह गया, ए को ले जाओ उसकी तरफ। बी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, ए को ले जाओ, बी के नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, यानी कि 6/5 और उसकी पावर 4। तो 6 की पावर 4 कितना होता है बच्चे, 6 की पावर 3 216, और उसकी पावर, उसको भी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से, ये जाएगा 1296, 1296। और 5 की पावर 4 कितना होता है 625। आपको ये बी और ए जो है
इस अनुपात में बांटना है, 1296 और 625। जल्दी से बता दो, जल्दी से आप बता दो मुझे इसका जवाब क्या होगा। बच्चे अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9, ये आ गया 1921। और 1921 यूनिट का मान कितना है? 134470। एक यूनिट का मान कितना होगा? 134470 बटे 1921। भाई यूनिट डिजिट से काटना पड़ेगा, ऐसे तो लंबा जाएगा, है ना, एक बार तो नहीं जाएगा। 13,447 है, ये 1900 है, 7 बार चला जाएगा क्या? 7 बार चला जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ 1 देख रहा हूँ, यहाँ 7 देख रहा हूँ, तो 7 बार चला जाएगा कि नहीं? चलो कर देते हैं 7 और ये लास्ट में 0, तो एक यूनिट का मान आ गया 70। एक यूनिट का मैं ऐसे ही करता हूँ, जब मैं एग्जाम में बैठता था तो मैं ये रिस्क लेता था। मैं पहले ऑप्शन देखता था, कोई डेसिमल वगैरह में तो नहीं है, और डेसिमल में नहीं है तो फिर मैं ये रिस्क लेता था भाई, कि यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, सीधा 7 बार जाएगा। और ये रिस्क मैं सोच कर नहीं लेता था, 1 सेकंड ही समय लगता था मुझे ये रिस्क लेने में, 1 सेकंड का समय, तुरंत 7 बार काटो, देखा जाएगा। ऑप्शन में डेसिमल नहीं है तो सीधा सीधा चीजें कट रही होंगी। एक यूनिट का मान 70, कह रहा छोटे बेटे का हिस्सा, छोटा बेटा यानी कि ए का हिस्सा नीचे वाला, तो 625 गुणा 70 कितना आएगा? 0, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 6 42 और 1 43, तो 43,750 ऑप्शन नंबर ए छोटे बेटे का हिस्सा आ गया है। अच्छे सवाल हैं ये सवाल अच्छे हैं, ये मीन्स लेवल के क्वेश्चन है। जो भी बच्चे सीजीएल वगैरह, यूपीएसआई या एसआई सब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट की या उससे भी ऊपर सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपके मेंस लेवल का ये सवाल है, जिनका एक एग्जाम होता है उसमें भी ये बन सकता है। चलिए अब विदाई देते हैं इस चैप्टर को 2 4 5 मिसलेनियस क्वेश्चन करके, नहीं तो बुरा मान जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा छोटे छोटे चैप्टर में मिसलेनियस कर रहे थे, मुझ में मिसलेनियस नहीं करोगे। हालांकि जरूरत नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, कंपाउंड इंटरेस्ट के मिसलेनियस कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा मिसलेनियस, सब कुछ आप कर चुके हो, इतने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट आपने किए हैं। फिर भी विविध हम कर लेते हैं कुछ। तो चलिए पहला सवाल, और क्या है जरा देखेंगे इसको। पास हो गया सर रिस्क आपका रिस्क नहीं कह सकते बच्चे, इसके एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बोल सकते हो। हम भी ऐसे ही रिस्क लेंगे, नहीं उससे पहले बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अनीत कुमार, क्या कमेंट है बच्चा आपका? देखो कह रहा है यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% की दर के समतुल्य है, x का मान कितना होगा? है ये तो बड़ा आसान सवाल है भाई, कह रहा वार्षिक रूप से संयोजित, यानी कि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट 44% एनुअली है, 44% वार्षिक है। कह रहा है कि एक दूसरा रेट बताओ जो अर्धवार्षिक हो, दूसरा रेट बताओ जो अर्धवार्षिक हो और 1 साल का ब्याज, और समय कितना है? समय है आपका 1 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष। तो अर्धवार्षिक दर अगर आप लगाते हो, अर्धवार्षिक दर, अर्धवार्षिक दर अगर आप लगाते हो तो 1 साल का ब्याज जो है ना वो 44% होना चाहिए, ऐसी कौन सी रेट है? यार ये सवाल है कोई? ये तो हम बहुत पुराने जमाने में पढ़े हुए हैं, 300 साल पहले बताया था मैंने आपको कि भैया 44% अगर 1 साल का बताना है, तो आपको पता होगा कि अगर अर्धवार्षिक दर लगाओगे तो 1 साल में ब्याज कितनी बार लगेगा? 2 बार। तो हमें पता है कि हमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, कि रेट अगर 20% है तो 2 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट ही 44% होता है, मतलब हमारा रेट 20% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20%, है ना भैया, 22% नहीं, 20%। चक्रवृद्धि की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं बुद्धि पकड़ के कूट दूंगा अगर ऐसे आज लास्ट अगर ऐसी बातें करोगे तो 22%, है ना।
तो यहां पर मैंने बोला चक्रवृद्धि की बात हो रही है, वो कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% की दर है, तो वो 20% होगा। 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, a + b + a गुणा b/100 कितना बनता है? 44%। यही तो बनता है, ये तो टेबल में लिखवाया मैंने। ऐसी कैसी बातें करते हो आप लोग? 22% क्यों कह रहे हो? साधारण थोड़ी बता रहे हो। 22 दूनी 44, इतना आसान सवाल पूछेगा? 44 को 2 से डिवाइड कर दो, है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये सवाल करिए जरा और बताइए मुझे इसमें क्या होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से धुएं उड़ा दोगे इस सवाल के आप। आराम से पढ़ेंगे। कह रहा जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि 5 साल के लिए उधार ली। 5 साल के लिए। इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 1,61,051 थी। हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड या पेमेंट पेनल्टी नहीं थी और जोनाथन को अभी कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ कहीं बाहर से, जिससे उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना होगा? सवाल अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, बिल्कुल लोकल और प्रैक्टिकल और देसी भाषा में समझाता हूँ। अब जोनाथन नाम के कोई भैया हैं, जोनाथन नाम के कोई भैया हैं, वो जॉब करते हैं, कहीं कहीं जॉब करते हैं। उन्होंने बैंक से लोन उठाया, उन्होंने बैंक से लोन उठाया। बैंक, अब सुनना मेरी बात, सामने देखो, कहाँ देख रहे हो भैया? यस, ग्रीन टी शर्ट, ग्रीन तो मेरी है। हाँ, और कहाँ देख रहे हो तुम? जोनाथन भैया कहीं जॉब करते हैं, बैंक में गए और उन्हें कुछ लोन चाहिए था। उन्होंने लोन लिया, बैंक से बात हुई कि भैया लोन को मैं 5 साल बाद दूंगा, 5 साल के लिए मुझे चाहिए, 5 साल बाद दूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर रहेगी, ओके, कंपाउंडेड एनुअली है। और बैंक वालों ने कहा कि सर हमारा जो रेट चल रहा है ना, हमारी जो ब्याज की दर चल रही है वो 10% है। ठीक है, इतना हो गया हिसाब किताब। तो उसने, बैंक वालों ने कहा जितना हम आपको लोन दे रहे हैं ना, उस लोन को जब आप चुकाने आओगे, उस लोन को जब आप चुकाने आओगे, है ना, तो आपको 5 साल बाद इतना रुपया देना पड़ेगा, 1,61,051 रुपए। ये आपको 5 साल बाद देना पड़ेगा, 1,61,051 ये देना पड़ेगा 5 साल बाद। ये अमाउंट है 5 साल बाद की। जोनाथन ने कहा ठीक है भैया, दे देंगे। अब जोनाथन अपने पैसे को ले गया और कामकाज में लग गया। अब हुआ क्या कि 3 साल के बाद उसने बोला कि जोनाथन, हाँ एक चीज और उसने बोली है कि अगर आप पहले पैसा पे कर देते हो ना तो प्री पेमेंट पेनल्टी कुछ नहीं होगी। 5 साल का आप बॉन्ड बना के जा रहे हो, अगर पहले आप पैसा लेके आ जाते हो, लो भैया पैसा पकड़ो और जितने दिन बाद दे रहा हूं उतने का ब्याज लो, तो हम कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। इतना भी क्लियर है। अब हुआ क्या कि जोनाथन ने जोनाथन को अभी कुछ बोनस प्राप्त हुआ, इसने उसने ऋण चुकाने का फैसला किया। हाँ, जोनाथन ने, हुआ क्या, जोनाथन को 3 साल बाद, जोनाथन को 3 साल बाद ना कुछ बोनस मिला कहीं से। 5 साल के लिए पैसा लिया था बैंक ने, लेकिन जोनाथन ने 3 साल बाद कहीं बोनस आ गया, भारी बोनस आ गया। तो जोनाथन उस पैसे को चुकाने पहुंच गया कि भैया हम, बैंक मैनेजर कहने लगा कि भैया ये तो 5 साल के लिए पैसा लेकर गए थे आप। जोनाथन ने कहा ओए बकवास मत कर, ये पकड़ पैसा अपना, 3 साल बाद ये मूलधन रहा और ये 3 साल का ब्याज, हिसाब चुकता कर। 5 साल के लिए वेट नहीं करेगा जोनाथन, जोनाथन ही कह दे, है ना। तो बैंक मैनेजर ने कहा ठीक है भैया, 3 साल का ब्याज दे दो और पैसा दे दो। तो आपसे यही पूछा है, आपसे पूछा है कि 3 साल बाद जोनाथन को कितना पैसा देना पड़ेगा। ये तो 5 साल बाद उसने देना था। स्टोरी समझ में आई? ये सवाल है, करने में कुछ भी नहीं है, स्टोरी सुनने में, सुनाने में मजा आया। ओके, अब इसमें आप दिमाग लगाओ, क्या इसमें कर सकते हैं।
चलिए, आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर रेट 10% है, अगर रेट 10% है तो भैया मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा सर 110/100 एक साल का। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 110/100 यानी कि 11/10। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। भाई रेट अगर 10% है तो एक साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है। ठीक है, अगर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है तो उसे 5 साल बाद इतना पैसा चुकाना है। 5 साल बाद इतना पैसा चुकाना है, 1,61,051। ये क्या है? ये 5 वर्ष का अमाउंट है। ये क्या है बच्चे? 5 वर्ष का अमाउंट, मिश्र धन है, अमाउंट है। तो अगर मैं 4 वर्ष का अमाउंट आपसे पूछूंगा, 4 वर्ष का अमाउंट, 4 वर्ष का अमाउंट, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 1,61,051 गुणा 10/11? मैंने उल्टा कर दिया इसको, मैंने उल्टा कर दिया। भाई मुझे एक बात बताओ, कोई धनराशि 100 रुपया है, कोई धनराशि 100 रुपया है, और वो ना एक वर्ष में, एक वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, यानी कि रेट 10% है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और वो 110 हो गई, 110 हो गई। अगर मुझे वापस पता करना है कि वो पैसा था कितना मूलधन, तो क्या मैं 110 में इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उल्टा 10/11 गुणा कर दूं? 11 धाम 110, 10 धाम 100, यानी कि वो 100 रुपया थे, वो 100 रुपया थे। क्या मैं ये कह सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हो। कह सकता हूं कि नहीं? भाई मान लो कोई भी धनराशि है, कोई भी धनराशि, मूलधन मान लो 100 रुपया, मैंने कहा ये 100 रुपया है, और ये 100 रुपया आपका 2 साल में, 2 वर्ष में कितना हो गया? 121 रुपया हो गया, और रेट आपका 10% है, 2 साल में हुआ है, 1 साल बाद और 2 साल बाद। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका कितना हो गया? 11/10। मैं अगर कहूं कि 1 साल बाद कितना रहा होगा, 1 साल बाद, ये तो 2 साल बाद इतना है, तो 1 साल के लिए आप 10/11 से गुणा कर दोगे। ये 1 साल बाद पैसा इतना रहा होगा, 1 साल बाद। और अगर हमें फिर मूलधन के पास जाना है तो अगेन 10/11 से गुणा कर देंगे, हम कहां पे आ जाएंगे? मूलधन के पास आ जाएंगे। वापिस चल रहा हूं मैं, रिवर्स से चल रहा हूं, रिवर्स, रिवर्स से चल रहा हूं, है ना? तो अगर मेरे पास 4 साल का अमाउंट इतना है, और हमें पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, तो भैया 4 साल का अमाउंट क्या 10/11 होगा कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं 3 वर्ष का अमाउंट कितना होगा, 3 वर्ष का अमाउंट, ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं इस सवाल को करने का, इससे आसान तरीका कहीं भी ढूंढ लेना, कहीं भी मार्केट में चले जाना, कहीं नहीं मिलेगा। 10/11, अगेन रिवर्स आ गए, और हमसे यही पूछा था 3 वर्ष का अमाउंट, कि जोनाथन को अभी कितना पैसा देना होगा 3 साल पहले अगर उसने पैसा लिया था, तो ये 3 साल का अमाउंट उसे देना होगा। 3 बार 10/11 नहीं करेंगे, हम रिवर्स आ रहे हैं। हम 5 साल से 4 साल के पास आए, तो भैया 10/11 से गुणा किया। हम 4 साल से 3 साल के पास आए, फिर हमें 10/11 से गुणा करना पड़ा, तो 3 साल का अमाउंट मिल गया। सबसे आसान, सबसे सिंपल तरीका है। जल्दी से मुझे आंसर बता दो बच्चा पार्टी, इसका आंसर क्या होगा? 11 एकम 11, 5, 11 चौक 44, 6 और 1 7, 11 छिक्के 66, 4, 11 चौक 44, 11 एकम 11। फिर 11 से काटोगे, 11 एकम 11, 3, 11 तिया 33, 3, 11 तिया 33, 11 एकम 11। तो ये कितना आएगा? 1331 और 00। ये 3 साल का अमाउंट है, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 3 साल बाद अगर जोनाथन पैसा देने गया ना, तो उसे 1,33,100 रुपए देने होंगे। 1,33,100 रुपए। अगर मैं आपसे यही सवाल में पूछने लगूं कि जोनाथन ने कितना पैसा उधार लिया था, क्या आप मुझे बता सकते हो कितना पैसा जोनाथन ने उधार लिया था? तो बस रिवर्स आते चले जाओ भैया, रिवर्स आते चले जाओ। 3 साल का अमाउंट इतना, 2 साल का अमाउंट कितना रहा होगा? 1,61,051 गुणा 10/11 गुणा 10/11, और फिर एक और 10/11 से कर दो। 1 साल का अमाउंट कितना रहा होगा? एक और 10/11 से कर दो, और मूलधन कितना रहा होगा? एक और 10/11 से गुणा कर दो।
तो आप अपने मूलधन के पास पहुंच जाओगे। ठीक है बच्चे, अच्छा सवाल था, इसे आप फिर से देखेंगे जब आपका ये क्लास खत्म हो जाएगी। सवाल बहुत बड़ा है, दिखने में समझने में अल्टीमेट है, लेकिन करने में कुछ भी नहीं है। करने में कुछ भी नहीं है, एक लाइन और दो लाइन, दो लाइन में सवाल खत्म है, दो लाइन में सवाल खत्म है। लेकिन अगर आप ये सवाल कहीं और इसका सॉल्यूशन PYQ है, प्रीवियस ईयर आया सवाल है, कहीं और देखने जाओगे ना सवाल, तो हो सकता है कि सवाल आपको डरा दे। इस सवाल पे आएंगे, जरा देखिए इसे। कह रहा 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली योजना ए में और 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की पेशकश करने वाली योजना बी में 2 वर्ष के लिए निवेश की गई राशियों का अनुपात, 2 साल के लिए जो पैसा लगाया है ना उसका रेशियो 1:3 है। दोनों योजनाओं में, दोनों योजनाओं से अर्जित ब्याज के बीच अंतर 1200 रुपए है। तो योजना ए में कितना पैसा निवेश किया गया था? देखो यहां दो योजना है, ए और बी, दोनों में किस रेशियो में पैसा निवेश किया गया है? 1:3 में। ये मूलधन है, इस रेशियो में पैसा निवेश किया गया है। क्या मैं इसको 1R और इसको 3R कह सकता हूं? थोड़ी देर के लिए मान लो इसको 1R और इसको 3R, आर की वैल्यू हम निकालेंगे। कह रहा इस पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज है और समय 2 साल है। इस पर कितना है? 9% साधारण ब्याज है। कह रहे हैं ना 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, इस पर 9% साधारण ब्याज है और इसका भी समय 2 साल है। कह रहे इनसे जो ब्याज मिला है ना उसका डिफरेंस आपका 1200 रुपए है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहां से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 2 साल का 20% के हिसाब से? सर A+B+A गुणा B/100, सर 44% मिलेगा। और मूलधन कितना है? 1R, यानी कि इस मूलधन का 20% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 44%, A+B+A गुणा B/100। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहां साधारण ब्याज 2 साल का कितना मिलेगा बच्चे? 9 दूनी 18% और मूलधन कितना है? 3R। तो यहां कितना हो गया? 44% ऑफ R, ये ब्याज हमने निकाल दिया ब्याज। और ये कितना हो गया? 18 × 54% ऑफ R। ये ब्याज इसका है, ये इसका है। ब्याज का डिफरेंस कितना है बच्चे? ब्याज का डिफरेंस है 10% ऑफ R। ब्याज का डिफरेंस कितना है? ब्याज का अंतर है 10% ऑफ R। और सवाल ने कहा भैया ब्याज के बीच में जो डिफरेंस है तो 1200 रुपए है। कितना है? 1200। तो 10% ऑफ R की वैल्यू कितनी है? 1200 रुपया। 10% R की इतनी है, 10% का मतलब होता है 1/10 बराबर 1200। तो यहां से R कितना हो जाएगा? 12,000। भाई 10 की गुणा उधर जाके हो जाएगी 12,000। आपसे कह रहे ए में कितना पैसा निवेश किया गया है? ए में कितना पैसा निवेश किया गया? 1R। ए में 1R किया गया है और उसकी वैल्यू 12,000 ही रहेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। अगर आपसे पूछता बी में कितना पैसा निवेश किया गया, बी में, तो आप कहते कि सर आर का मान 12,000 है और 12 या 36,000 रुपया बी में निवेश किया गया होगा। 36,000 रुपया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए। सवाल है रजनीश योजना ए में 3 वर्ष के लिए पी निवेश करता है जो 12% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। वह योजना बी में 2 साल के लिए P+400 रुपए निवेश करता है
जो कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। कह रहा है योजना ए से प्राप्त राशि योजना बी से प्राप्त राशि से 304 रुपए कम है। प्राप्त राशि, व्हाट डू यू मीन बाई प्राप्त राशि? अमाउंट, मिश्र धन। कह रहा है योजना ए से जो प्राप्त राशि हुई है ना, अमाउंट है, वो योजना बी से प्राप्त राशि से 304 कम है। तो कह रहा है पी का मान बता दो कितना होगा। 1/10 कैसे आया? वाह मेरे शेर, वाह मेरे शेर, वाह मेरे शेर, मजा आ गया। एक बच्चा कह रहा है सर 10%, एक आर का मतलब 1/10 कैसे आया? हाउ 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 हाउ। इसका आंसर है वाओ। भैया 10% का मतलब, परसेंट का मतलब होता है ये साइन अगर आप हटाते हो तो बटे 100 आ जाता है। ये जो गोला गोला चश्मा सा दिख रहा है, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहां बचेगा 1/10 ऐसे। ठीक है, मजा आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। करो भाई सवाल को जल्दी से। हाउ और वाओ में अटके पड़े हो अभी। कह रहा है रजनीश ने ए में 3 वर्ष के लिए पी निवेश किया, यानी कि कोई ए है स्कीम। स्कीम ए में उसने जो पैसा लगाया है ना, जो पैसा लगाया है उसमें मूलधन कितना है? पी। और कह रहा है 12% पर लगाया है और साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, और 3 वर्ष के लिए लगाया है। टाइम कितना है? 3 वर्ष। कह रहा है योजना बी में उसने जो मूलधन लगाया है वो लगाया है 400 रुपया ज्यादा, पी प्लस 400। ऐसा सवाल ने बोला कि उसने बी में 2 वर्ष के लिए, और रेट कितना है? 10%, और ये कंपाउंड लगाया है उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज, और समय कितना है यहाँ? 2 वर्ष। अब कह रहा है कि जो ए में प्राप्त या राशि है ना, ए का जो मिश्र धन है वो बी से 304 रुपए कम है। ए से प्राप्त राशि। चलो ठीक है। तो भाई ये साधारण ब्याज 12% का, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 12% 1 साल का, तो 3 साल का 36%। अमाउंट कितना होगा बच्चा? अमाउंट होगा 136%। कितना होगा मेरे भाई? 136%। और किसका? मूलधन कितना है? पी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर चक्रवृद्धि ब्याज है, 10% का रेट है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, 21%। अमाउंट कितना होगा? 121% अमाउंट होगा, और किसका? मूलधन का, पी प्लस 400 का, है ना। और ये अमाउंट सवाल ने बोला है कि भैया पहले तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लो। इसको लिख दो 136% ऑफ पी, इसको अंदर लेकर जाओ, तो ये आएगा 121% ऑफ पी प्लस 400 का 121%, 400 का 121%, ये जाएगा 121% ऑफ पी प्लस 121 गुणा 4, 484। तो ये अमाउंट तो बी योजना में है और ये अमाउंट ए योजना में है। सवाल कर रहा है ए में जो प्राप्त राशि है ना, ए की जो अमाउंट है वो बी के अमाउंट से 304 रुपए कम है। यानी कि बच्चे अगर मैं बी की अमाउंट में से ए की अमाउंट माइनस कर दूं तो मुझे 304 रुपए मिलेंगे। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? 121% ऑफ पी प्लस 484 माइनस 136% ऑफ पी, ए का अमाउंट माइनस कर दिया, तो क्या मुझे 304 रुपए मिलेंगे? 121 में से 136 गया, माइनस का बचेगा, तो 484 माइनस 9 6 15% ऑफ पी बराबर 304। तो ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये इधर आकर माइनस होगा, 081 180। तो 15% ऑफ पी बराबर 180। तो पी का मान कितना हो जाएगा? 180 बटा 15 और गुणा 100, है ना भाई। 15% का मतलब होता है 15/100।
और 100 ऊपर जाकर गुणा हो गया और 15 नीचे आ गया। आप बता दो मुझे पी का मान कितना होगा। 15 12 180 और 12 गुणा 100 यानी कि 1200 रुपये। आपसे क्या पूछा है? पी का मान, और पी का मान कितना आ गया बच्चा? पी का मान आ गया 1200 रुपये। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, आ गया सभी का, वेरी गुड। इन सवालों को ना देखना पड़ेगा, मिसलेनियस क्वेश्चन है, हल्के में थोड़ी ले सकते हैं इनको। ये सवाल करिए जरा। इसे करेंगे। कह रहे चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है, 5 साल में 50%, और चक्रवर्ती पर कोई व्यक्ति 3 अलग अलग राशि एक्स वाई और जेड को क्रम से 10 15 और 20 साल के लिए उधार देता है। तो जैसे कि वह अपने समय पूरी अवधि पूरी होने पर समान राशि प्राप्त करता है, समान राशि यानी कि यहां भी अमाउंट इक्वल है। अब यहां पर ना हालत खराब हो सकती है, लेकिन करना नहीं है, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 50% की वृद्धि होती है, 5 साल में, और बात चक्रवृद्धि कह रहा है, तो बताओ 10 साल 15 साल 20 साल, और 10 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 20 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे सर? भैया उसने आपके लिए आसान की हुई हैं चीजें। कैसे? उसने बोला है, उसने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 50% की वृद्धि होती है, 5 साल में। तो फिर 10 साल में, अगर 5 साल में 50% लगा तो 10 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? 2 बार लगेगा। ये सवाल समझने वाला सवाल है बच्चे, ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला सवाल है कि हमें 5 साल का रेट दिया हुआ है, 5 साल का ब्याज आप मानो कितना दिया हुआ है सर? 50%, और चक्रवृद्धि चल रहा है। तो जरा मुझे बताओ 10 वर्ष में ब्याज कितनी बार लगेगा? 10 वर्ष में ब्याज कितनी बार लगेगा? आप कहेंगे कि सर 10 वर्ष में ब्याज लगेगा हमारा 2 बार, 10 वर्ष में ब्याज 2 बार लगेगा। तो यानी कि यहां पर 10 वर्ष में ब्याज लगेगा 2 बार, है ना? 5 साल का अगर 50% है तो a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, 2 बार लगेगा। भैया 15 वर्ष में कितनी बार ब्याज लगेगा? 15 वर्ष में लगेगा सर 3 बार ब्याज। लगेगा कि नहीं भाई? अगर हर 5 साल में 50% लगता है चक्रवृद्धि, हर 5 साल में अगर 50% लगता है, तो 10 साल में 50%, 50% 2 बार लगेगा, 15 साल में 50%, 50%, 50% 3 बार लगेगा, और 20 साल में कितनी बार लगेगा? 20 वर्ष में लगेगा सर 4 बार। 50%, 50%, 50% और 50%। देखो कितना आसान बन गया। बोलते हैं ना कि सर 20-20 साल का भी पूछा जाता है ब्याज चक्रवृद्धि, ऐसे पूछा जाता है वो, है ना? इस तरीके से पूछा जाता है वो, जहां बच्चा देख के डर जाए और एग्जाम हॉल से बाहर आके कहे भाई साहब हमें तो 3-4 साल तक ही ब्याज पढ़ाया था, 15 साल का चक्रवृद्धि पूछा है। से पूछ, थोड़ा सा सोच के चलना पड़ता है। तो अब आप मुझे बताओ, वो कह रहा है कि इनसे मिलने वाली जो धनराशि है ना वो समान है, अमाउंट बराबर है। तो 10 साल के लिए उसने मूलधन एक्स लगाया है, 15 साल के लिए मूलधन वाई लगाया है, और 20 साल के लिए उसने मूलधन जेड लगाया है। ये मूलधन भी अलग अलग दे रखा है। अब यहां आप फॉर्मूला मत लगाना, आप फॉर्मूला मत लगाना, आप काम करना किससे? मैं क्या, मेरे यहां तक नाम आ गया, आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, किससे जाना है? समझ गए? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, एमएफ से। आसान है सवाल कि बच्चे 50% का अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं कहूंगा तो वो होता है सर 150/100, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये हो जाएगा 3/2। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2। तो बच्चे x गुणा 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 3/2 की पावर 2। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये y अगर मूलधन है, यहां 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना है तो पावर 3। यहां 4 वर्ष है तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना है
तो 3/2 की पावर 4, और ये अमाउंट बराबर है। ऐसा सवाल ने बोला कि उनको मिलने वाला पैसा समान राशि मिलती है, यानी कि उन्हें अमाउंट बराबर मिलता है। तो बच्चे अगर ये मूलधन x है तो 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 का स्क्वायर, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यूब, 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पावर 4। बहुत आसान मैं कर रहा हूं। अगर एग्जाम में सवाल ऐसे आते हैं ना, तो 5 से 7% बच्चे ही इस तरह के सवालों को कर सकते हैं, है ना। तो ये 2 पावर्स उड़ गई, यहां 1 पावर बचेगी 3/2 की, यहां कितनी बचेगी 2 पावर से 2 पावर बचेंगी, 2 पावर बचेंगी। तो क्या बचेगा, x बराबर 3/2y बराबर 3×9/4z। एक्स वाई जेड का रेशियो बनाना है, आप कैसे भी बना लो। एक्स वाई जेड का रेशियो आप किस तरह से बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो आप क्या करो, आप ये जो बटा 2 है बटा 4 है ना, तो 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो ये कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6y, और ये हो जाएगा 4 से 4 9z। अब हमें एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए। यस, तो x को छिपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, y को छिपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, और z को छिपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो। 6 चौके 24। भाई ये कितने कितने से चला जाएगा, ये आपका 6 से चला जाएगा। 6 चौक 24, 6 चिंग 36, 6 निम्मा 54। तो 9 6 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अच्छा सवाल है ना। रेटिंग 10 में से 10 ऐसे सवालों की। इस चक्रवर्ती ब्याज भी बोला हुआ है और 20-20 साल तक का ब्याज आपसे पूछा है। अब आपसे कोई पूछे ना कि चक्रवर्ती ब्याज में क्या स्पेशल तुमने पढ़ा है, तो उससे बोलना 20 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखा है, कैसे सीखा है, किस तरीके के सवालों में सीखा है, ये मत बताना उसको। मैं कह रहा हूं वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। 20 साल का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकलता है, कहना वो बैच में आओ वो पढ़ने के लिए, है ना। तो 20 साल का चक्रवर्ती ब्याज सीखा हमने, ये स्पेशल चीज है। बताना बच्चों को, कोई पूछे तो कहना निकाल के दिखाओ 20 साल का चक्रवर्ती ब्याज। 3/2 कैसे आया, 50 से कटेगा, 50 तिया 150, 50 दूनी 100। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल रहे हैं बच्चे। तो चलिए एक सवाल होमवर्क देता हूं आपको। ये सवाल है बच्चा, इस सवाल का आंसर आपको मैं इसी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा अभी सॉल्व करके, और बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में, और कल पढ़ेंगे किस्त वाले सवाल, देखेंगे किस्त कैसे बनती है, कैसे अप्लाई होती है। अभी तक हमने इंस्टॉलमेंट किस्त का नाम ही सुना है, कैसे सवाल होते हैं किस्त के अगर एग्जाम में बन जाए। तो ठीक है, आज की क्लास को थोड़ा जल्दी एंड करते हैं, 1 घंटे 3 मिनट पे ही चैप्टर खत्म है। बहुत बढ़िया चैप्टर था, मज़ा आया चैप्टर पढ़ने में, पढ़ाने में मज़ा आया, आप लोगों का इंटरेस्ट देख के मुझे और मज़ा आया। जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी हर तरह का सवाल आपको मैंने कराया। आपको एक क्लास नोट्स और वर्कशीट दोबारा करने हैं। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।